आज के क्लास में हम लोग व्यष्टिगत अर्थशास्त्र और समष्टिगत अर्थशास्त्र के बीच मूलभूत अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए हम लोग अपने चर्चा के कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से जो सबसे पहला प्रश्न बन सकता है वो ये है कि सबसे पहले कब और किसने अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि के रूप में बांटा। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा कि वे कौन अर्थशास्त्री हैं जो अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में बांटने का काम किए। तो इसका सही जवाब है कि सबसे पहले रैगनार फ्रिस नाम के एक अर्थशास्त्री हैं। ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। इकोनॉमिक्स को 1933 ईस्वी में पहली बार व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में बांटा। तो हम लोगों का प्रश्न था कि सबसे पहले अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि के रूप में बांटने का श्रेय किन्हें दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है कि रैगनार फ्रिस नॉर्वे के रहने वाले हैं। 1933 ईस्वी में ये अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि के रूप में बांटे। लेकिन एक प्रश्न और उठता है, अर्थशास्त्र का व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में व्यवस्थित रूप से सिस्टमैटिक रूप से अध्ययन कब शुरू हुआ। प्रश्न फिर से सुना जाए कि अर्थशास्त्र का बंटवारा 1933 में ही व्यष्टि और समष्टि के रूप में हो चुका था, लेकिन इसका व्यवस्थित अध्ययन व्यष्टि और समष्टि के रूप में कब से प्रारंभ हुआ। तो ये प्रारंभ हुआ इसके ठीक 3 साल बाद, अर्थात 1936 से। 1936 ईस्वी से अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में बांट के पढ़ा जाने लगा। कब से? 1936 से। फिर आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि अर्थशास्त्र को 1936 से ही व्यष्टि और समष्टि के रूप में क्यों पढ़ा जाने लगा। तो इसका सही जवाब है कि समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में यदि किसी अर्थशास्त्री का सबसे बड़ा योगदान है तो वह योगदान केन्स महोदय का है, केन्स का है। आप ये भी कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के पिता केन्स हैं। केन्स की एक विश्वविख्यात किताब जिसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। किताब का नाम क्या है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये किताब 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1936 में। तो 1936 में इस किताब के प्रकाशन के बाद अर्थशास्त्र का अध्ययन सिस्टमैटिक रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में होने लगा। अब यहां से जो प्रश्न बनता है कि व्यष्टि मतलब माइक्रो, ये किस भाषा का शब्द है। तो व्यष्टि या माइक्रो, ये माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है और ये ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोज से बना है। और माइक्रोज का मतलब होता है सूक्ष्म या छोटा। तो हम लोग अभी चर्चा किए कि माइक्रो का मतलब सूक्ष्म होता है, माइक्रो का मतलब छोटा होता है।
ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और कौन सा शब्द से बना? तो माइक्रोज से बना। और माइक्रोज का मतलब क्या होता है? छोटा। तो हम लोग पहली बात ये देख लिए कि माइक्रो ग्रीक भाषा का शब्द माइक्रोज से बना, जिसका मतलब सूक्ष्म या छोटा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसको अंग्रेजी में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैक्रो भी ग्रीक भाषा का शब्द है। मैक्रोज शब्द है। मैक्रोज शब्द से ये बना है। क्या? मैक्रो। मतलब मैक्रो किस शब्द से बना? मैक्रोज। और मैक्रोज किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका क्या मतलब होता है? तो बड़ा या व्यापक। तो हम लोग अभी चर्चा किए कि व्यष्टि का मतलब छोटा होता है, व्यष्टि का मतलब सूक्ष्म होता है, और समष्टि का मतलब बड़ा होता है या व्यापक होता है। फिर हम लोग चर्चा कर चुके थे कि 1936 ईस्वी का साल बहुत महत्व का साल है, क्योंकि 1936 के बाद ही अर्थशास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में किया जाने लगा। अब हम लोग अंतर को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें छोटे आर्थिक चरों का हम लोग अध्ययन करते हैं, छोटे आर्थिक चरों को पढ़ते हैं। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक परिवार के बारे में पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग एक उपभोक्ता के व्यवहार को पढ़ते हैं, एक उत्पादक के व्यवहार को पढ़ते हैं, एक फर्म के व्यवहार को पढ़ते हैं, या एक बाजार के बारे में अगर अध्ययन करना है तो उसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। वहीं दूसरी ओर जो समष्टि अर्थशास्त्र है, उसमें सामूहिक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, या बड़े आर्थिक चरों का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय बचत के बारे में पढ़ते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में कुल रोजगार के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग चर्चा किए कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें छोटे आर्थिक चरों के बारे में पढ़ते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े आर्थिक चरों का अध्ययन करते हैं, जिसका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। अब हम लोग तीसरे अंतर की ओर आए। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के तीसरे अंतर की ओर हम लोग आते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी व्यक्ति, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का और इसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तीसरा हम लोग अंतर देखें कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें हम लोग किसी व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर जो समष्टि अर्थशास्त्र है, उसमें समाज और संपूर्ण समाज के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग अभी चर्चा किए कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन, और समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब चौथे अंतर की ओर हम लोग आते हैं कि चौथा अंतर क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में। चौथा अंतर यह है कि सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र का विकास हुआ और 1936 के बाद समष्टि अर्थशास्त्र का विकास हुआ। हम लोग अभी चर्चा किए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पुराना है और समष्टि अर्थशास्त्र नया है। पुराना कौन है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। मतलब पुराना अर्थशास्त्र कौन है? तो व्यष्टि। ये पुराना है। किससे पुराना है? तो समष्टि से। और ये नया है। फिर सवाल ये उठता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कब से शुरू हुआ? तो हम लोग अभी चर्चा किए थे कि इसका अध्ययन
1936 के बाद से शुरू हुआ। क्यों 1936 के बाद से? इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके थे कि 1936 ईस्वी में केन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी का प्रकाशन हुआ था। तो हम लोग व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में 4 अंतर देख चुके हैं। अब 5वां अंतर बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो व्यष्टिगत आर्थिक समस्याएं हैं, तो व्यष्टिगत आर्थिक समस्याएं क्या हैं? व्यष्टिगत आर्थिक समस्या का एक उदाहरण है किसी एक वस्तु का कीमत निर्धारण करना। ये व्यष्टिगत आर्थिक समस्या है। किसी एक बाजार का अध्ययन करना, ये व्यष्टिगत आर्थिक समस्या है। किसी बाजार में वस्तु का कीमत तय करना, ये व्यष्टिगत आर्थिक समस्या है। तो जो व्यष्टिगत आर्थिक समस्या है, उस समस्या का समाधान मांग और पूर्ति के शक्तियों के द्वारा किया जाता है। हम लोग 5वां अंतर देखें कि जो व्यष्टिगत आर्थिक समस्याएं हैं, व्यष्टिगत आर्थिक समस्या जो है, इस समस्या का समाधान, आर्थिक समस्या का समाधान कैसे होगा? इसका समाधान होगा बाजार की शक्तियों के द्वारा, बाजार की शक्तियों द्वारा। तो बाजार की शक्तियां कौन कौन है? तो हम लोग अभी चर्चा किए कि बाजार की शक्तियां हैं मांग और पूर्ति की शक्तियां। हम लोग एक बार फिर से हम लोग ये देखें कि जो व्यष्टिगत आर्थिक समस्या है, जैसे किसी एक वस्तु का कीमत निर्धारित करना, ये व्यष्टिगत आर्थिक समस्या है। इस समस्या का समाधान कैसे होगा? तो बाजार की शक्तियों के द्वारा होगा। बाजार की शक्तियां क्या है? तो मांग और पूर्ति की शक्ति, ये बाजार की शक्ति है। वहीं दूसरी ओर जो समष्टिगत आर्थिक समस्याएं हैं, समष्टिगत आर्थिक समस्या का मतलब है वो समस्या जिसका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। जैसे समष्टिगत आर्थिक समस्या का उदाहरण देखिएगा। 5वां अंतर देख रहे थे हम लोग, समष्टिगत आर्थिक समस्या। समष्टिगत आर्थिक समस्या क्या है? जैसे मुद्रास्फीति, कीमतों का बढ़ना। समष्टिगत आर्थिक समस्या का एक और उदाहरण तो बेरोजगारी, ये समष्टिगत आर्थिक समस्या। तो समष्टिगत आर्थिक समस्या का समाधान कैसे होगा? तो समष्टिगत आर्थिक समस्या का समाधान सरकार करेगी। किसके द्वारा? तो सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो सरकार कैसे करेगी? तो सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए राजकोषीय नीति बनाएगी, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। सरकार के ही नियंत्रण में केंद्रीय बैंक होता है जो मौद्रिक नीति का निर्माण करेगा। मौद्रिक नीति, तो हम लोग अभी चर्चा किए, इसको ठीक से सुनिएगा कि जो समष्टिगत आर्थिक समस्या है, वैसी समस्या जिसका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है, जैसे कीमतों का बढ़ना, बेरोजगारी, इन समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाएगा? तो सरकार के द्वारा किया जाएगा। सरकार कैसे समाधान करेगी? तो सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से, सरकार मौद्रिक नीति के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान करती है। तो अंतर हम लोग 5वां देख लिए कि जो व्यष्टिगत आर्थिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान बाजार की शक्तियों के द्वारा, समष्टिगत आर्थिक समस्याओं का समाधान सरकार करती है। तो कैसे करती है? तो राजकोषीय नीति के माध्यम से करती है, मौद्रिक नीति के माध्यम से करती है। अब देखिए, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था यूपी टीचर के एग्जाम में। प्रश्न था कि सूती वस्त्र उद्योग का अध्ययन हम लोग किस में करेंगे? प्रश्न ठीक से सुनिएगा। प्रश्न था कि सूती वस्त्र उद्योग का अध्ययन हम लोग किस में करेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे, हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे, किस में करेंगे? तो इसका अध्ययन
व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाएगा। जैसे प्रश्न रहेगा, एक उद्योग का अध्ययन अध्ययन जैसे कपड़ा उद्योग का अध्ययन, कोयला उद्योग का अध्ययन, इसका स्टडी किस अर्थशास्त्र में होगा? तो हम लोग अभी चर्चा कर चुके थे कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के बारे में पढ़ते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक आर्थिक इकाइयों के बारे में पढ़ते हैं। या समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम लोग समष्टि में करते हैं। तो एक उद्योग का अध्ययन व्यष्टि में करेंगे, संपूर्ण उद्योगों का अध्ययन समष्टि में करेंगे। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि एक उद्योग का अध्ययन व्यष्टि में। अब यहां हम लोग छठे अंतर की ओर आएंगे कि आखिर व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से पढ़ा क्या क्या जाता है। अब उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहां से अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मिले तो आप उसको बनाने की स्थिति में रहेंगे, अगर इसको आप ध्यान से देख लेंगे तो। जैसे जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र के भी 3 शाखा, व्यष्टि अर्थशास्त्र को भी हम लोग 3 वर्गों में बांटे। क्या क्या? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं वस्तु कीमत निर्धारण। वस्तु कीमत निर्धारण सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें। दूसरा, साधनों, उत्पादन के जो साधन है, साधनों के कीमत का निर्धारण, इसमें पढ़ा जाता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही हम लोग कल्याण अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करते हैं। अब इसको बहुत गंभीरता से आप देखिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के शाखाओं को 3 वर्गों में बांटे। एक वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण और कल्याण अर्थशास्त्र। तो वस्तु कीमत निर्धारण में हम लोग मुख्य रूप से 2 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। वस्तु कीमत निर्धारण में क्या पढ़ते हैं? 2 चीजों के बारे में। पहला, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग उत्पादक के व्यवहार का निर्धारण के बारे में पढ़ते हैं। जैसे उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के अंतर्गत ही हम लोग मांग का नियम, मांग के नियम, मांग की लोच, उपभोक्ता की बचत, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम इत्यादि चीजों को हम लोग पढ़ते हैं किसमें? उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के अंदर। वहीं उत्पादक के व्यवहार में हम लोग लागत के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग पूर्ति के नियम के बारे में पढ़ते हैं, पूर्ति की लोच के बारे में पढ़ते हैं, परिवर्तनशील अनुपात का नियम पढ़ते हैं, परिवर्तनशील अनुपात
और नियम पढ़ते हैं। इसमें पैमाने के प्रतिफल का नियम भी पढ़ते हैं। पैमाने के प्रतिफल का नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो एक बार फिर से देखा जाए, हम लोग ये देखें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाओं को 3 वर्गों में बांटा गया। एक वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण और तीसरा कल्याण अर्थशास्त्र। वस्तु कीमत निर्धारण को भी हम लोग 2 भागों में बांट दिए। एक उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत को पढ़ते हैं और एक उत्पादक के व्यवहार के सिद्धांत को पढ़ते हैं। इसमें उपभोक्ता के व्यवहार के अंतर्गत मांग का नियम, मांग की लोच, उपभोक्ता की बचत, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, उदासीनता वक्र के सिद्धांत, इन चीजों के बारे में हम लोग उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत पढ़ते हैं। वहीं उत्पादक व्यवहार के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, तो लागत के बारे में पढ़ते हैं, पूर्ति के बारे में पढ़ते हैं, पूर्ति की लोच के बारे में पढ़ते हैं, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के बारे में पढ़ते हैं, पैमाने के प्रतिफल के नियम के बारे में पढ़ते हैं, और जो रेवेन्यू, जो आगम है, आगम का भी जो कॉन्सेप्ट है वो उत्पादक व्यवहार के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। अब जो साधनों का कीमत निर्धारण है, साधनों के कीमत निर्धारण को आप वितरण कह लीजिए, इसी को आप वितरण का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, हम लोग जानते हैं, बहुत बार चर्चा किए हैं कि उत्पादन के 5 साधन, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, इन 5 साधनों को जो मजदूरी मिलता है उसको हम लोग कहेंगे लगान। भूमि को क्या मिलेगा, तो लगान मिलेगा। पूंजी को ब्याज मिलता है, श्रम को मजदूरी मिलता है, साहसी को लाभ मिलता है। तो हम लोग वितरण के अंतर्गत या साधनों के कीमत निर्धारण के अंतर्गत बहुत विस्तृत रूप से लगान के जो अलग अलग नियम हैं, सिद्धांत हैं, ब्याज निर्धारण के जो अलग अलग सिद्धांत हैं, मजदूरी निर्धारण के जो अलग अलग सिद्धांत हैं, लाभ निर्धारण के लिए जो अलग अलग सिद्धांत हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग वितरण में पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग मुख्य रूप से चर्चा किए कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसकी शाखाओं को भी 3 वर्गों में बांटे, वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण और कल्याण अर्थशास्त्र। हम लोग वस्तु कीमत निर्धारण में 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे और एक उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता के व्यवहार को समझने में कौन कौन से नियम सहायक हैं, तो मांग का नियम, उपभोक्ता की बचत, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम। और उत्पादक का व्यवहार को समझने में हम लोगों को लागत पढ़ना होगा, पूर्ति पढ़ना होगा, पूर्ति की लोच पढ़ना होगा, परिवर्तनशील अनुपात का नियम पढ़ते हैं, पैमाने के प्रतिफल का नियम पढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग चर्चा किए कि साधनों के कीमत निर्धारण का मतलब वितरण है, बंटवारा है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि उत्पादन के जो 5 साधन हैं, इन 5 साधनों को जो मजदूरी मिलती है, लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ, इसका निर्धारण कैसे होगा ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के ही अध्ययन का एक प्रमुख विषय कल्याण अर्थशास्त्र है। हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि कल्याण अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो प्रोफेसर पिगू हैं। कल्याण अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो पिगू हैं। कल्याण अर्थशास्त्र के जनक पिगू। तो हम लोग इसमें पिगू को पढ़ते हैं, पिगू के कल्याणकारी अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। इसमें हम लोग पैरेटो को पढ़ते हैं। तो कल्याण अर्थशास्त्र का अध्ययन भी हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो हम लोग चर्चा कर लिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा समष्टि अर्थशास्त्र पर भी कर लें कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हम लोग अपने चर्चा के क्रम में जाने कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो व्यापक, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री देखिए। समष्टि अर्थशास्त्र
अब अगर इसको ठीक से देख लिया जाए तो अगर इससे पूछ दिया जाएगा कि कौन सा विषय व्यष्टि में पढ़ा जाएगा और कौन सा समष्टि में, तो आप अंतर बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे, राष्ट्रीय आय का अध्ययन, इसके मापन का अध्ययन, राष्ट्रीय आय को कैसे मापा जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। अच्छा, बजट, क्योंकि बजट जो है ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, तो बजट का अध्ययन भी हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग आय तथा रोजगार निर्धारण, आय और रोजगार निर्धारण के बारे में भी हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में ही अध्ययन करते हैं। हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं बैंकिंग प्रणाली को, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली भी, बैंकिंग अर्थशास्त्र भी ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी पढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग राजस्व का भी अध्ययन करते हैं, पब्लिक फाइनेंस का भी अध्ययन करते हैं। तो हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ा जाता है और समष्टि में क्या पढ़ा जाता है, इस पर भी एक विस्तृत चर्चा हम लोग कर लिए। तो आज हम लोग अपने क्लास में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को समझने का प्रयास किए। हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के विषय वस्तुओं को भी देखें। अब आप लोग अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखिए। कल से हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, नए विषय वस्तु के साथ हम लोग प्रस्तुत रहेंगे, अपने पढ़ाई के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।